व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क, अगर किसी दो पॉइंट की बात करें, जैसे ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाए जिसकी हेल्प से या तो डेटा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, तो ये एक नेटवर्क है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और ऐसा एक नेटवर्क है। एक मैं बताता हूं, एक आप कमेंट सेक्शन में बताओ। जो आपके घर का इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये एक नेटवर्क का एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो हम जब बात कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर की, यहां पे ध्यान से देखो, ऑप्टिकल फाइबर में तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, तो इसमें डेटा का फ्लो होता कैसे है? फोटॉन्स के माध्यम से, फोटॉन्स इसके माध्यम से, ठीक है। इसमें लाइट का फ्लो होता है। अब आपको पता है कि लाइट फोटॉन्स नामक पार्टिकल्स के कंपोजिशन के साथ बनी हुई है। चलो हम बात कर रहे थे नेटवर्क की। नेटवर्क दो तरह के हो सकते हैं, एक वायर, एक वायरलेस। ये तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी हुआ, क्या कहते हो? वायर में हमने आज पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर। बाकी बहुत तरीके के नेटवर्क पहले आ चुके हैं, जा चुके हैं, वो यूपीएससी के लिए कभी ना कभी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, बट नॉट टुडे। क्यों? बिकॉज आज की डेट में नेटवर्क का जो लेटेस्ट लेवल आ चुका है ना, वो हम जो बात करते हैं उस पर ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। ये इसमें सबसे एडवांस सीरीज है। वायरलेस की अगर हम बात करें तो वायरलेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप वायरलेस नेटवर्क को या वायर्ड नेटवर्क को उनकी जियोग्राफिक पोजीशन के आधार पर कि वो किस एरिया में फैले हुए हैं, तो जैसे आप अपने घर के अंदर देखते हो ना, तो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आप अपने पूरे शहर या पूरे स्टेट के हिसाब से बात करते हो तो वैन होता है, वाइडर एरिया नेटवर्क। एक जीएएन भी होता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। एक आरएएन भी होता है, रीजनल एरिया नेटवर्क, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। इनमें से वायर भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कहने का मतलब यह है कि उसे कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको कौन मैनेज करता है। इसके आधार पर बात करें तो एक तो है इंटरनेट, ये आपको पता है इंटरनेट। वहां मत देखो, वहां इंटरनेट नहीं लिखा, वहां इंट्रानेट लिखा है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रानेट लिखा है। ये आपने इंटरनेट बहुत पढ़ लिया है, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चीजों का क्लासिफिकेशन है, नेटवर्क का क्लासिफिकेशन है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं मिले तो दोबारा पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सही कथन का चयन करें। इट कैन बी यूज्ड इन अर्थक्वेक डिटेक्शन। क्या ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भूकंप का पता लगाया जा सकता है? एमआरआई मशीनों में क्या इनका इस्तेमाल होता है? पारंपरिक धातु केबलों की तुलना में विद्युत पारेषण में क्या ऑप्टिकल फाइबर कम उपयोगी होते हैं, लेस यूटिलिटी के होते हैं? ये सब चेक करके बताओ। पूरा लेक्चर देखो, इसके बाद समझो, फिर कमेंट करके मुझसे पहले इसका आंसर दो, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है कि सेशन खत्म होगा और तब तक आपको आंसर मिल जाएगा। एंड लास्ट एक और स्टेटमेंट है इसमें, क्या ऑप्टिकल फाइबर को बायोसेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? ध्यान देना, मैंने केमिकल सेंसर नहीं लिखा है, लेकिन एक बात आप फिर समझ लो कि अगर वो केमिकल सेंसर नहीं है तो बायोसेंसर भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपको चेक करना चाहिए क्या ऑप्टिकल फाइबर केमिकल को सेंस कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जितनी की सारी चीजें हैं ना, देखो एक बात और समझ लो, ये जितनी आज मैं बातें बताने वाला हूं, ये 2024 अकेले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2025 या उसके बाद की बात करें तो आने वाले कई सालों तक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। बिकॉज ये सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। चलिए, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग साइंस एंड टेक को 9 यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग आईटी एंड डिजिटल को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी
आपको चीजें पता ही हैं। आईटी एंड डिजिटल में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये वाईफाई, लाईफाई, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। 4G, वो सारी 5G, 6G कवर हो चुका है। आज हम करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि अभी हमने स्टार्ट में बात किया, ये वायर्ड हो सकता है, जिसका एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। हम इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक केबल्स जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से यूज होती हैं, जैसे कॉपर फाइबर, एल्युमिनियम फाइबर, सिल्वर फाइबर, है ना, गोल्ड फाइबर्स, उनकी जो बात होती है यूपीएससी में पहले इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। कब? 90s में। बट आज की डेट में वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम करेंगे। चलो, और वायरलेस में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी वेव्स। कुछ याद आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी चीजें आई थी। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बट नॉट टुडे, ये होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में होगा, ये आज होगा, ये आज होगा। चलिए, सो नेटवर्क सर्विसेज आर एप्लीकेशंस होस्टेड बाय सर्वर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि कई तरह के कंप्यूटर अगर किसी एक नेटवर्क में लाए जाते हैं, ठीक है, और वो किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? सर्वर के द्वारा, मतलब जो इसको सर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम एकदम सिंपल सी बात करें तो ये एक राउटर है। इस राउटर में डेटा किसी एक सोर्स से आ रहा है। ये डेटा रेडियो वेव के आधार पे भी आ सकता है। अगर हम वायरलेस की बात करें तो, अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, जैसे आपके घर में जो ब्रॉडबैंड की केबल पड़ी होती है ना, आप काली कलर की ब्रॉडबैंड की केबल देखते हो ना, जो एक बार यूज हो जाने के बाद खराब हो जाती है। तो अगर हम उसका ही एग्जांपल ले लें तो ये राउटर, और राउटर से फिर हमारे घर की जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं उनको हम सब कनेक्ट करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें डेटा प्राप्त करता है, ये स्मार्ट स्पीकर एटसेट्रा। वायरलेस के केस में ये चीजें वायरलेस भी हो सकते हैं। चलिए, वायरलेस की बात हम किसी और दिन करेंगे। आज फिलहाल जो हमारे एजेंडे में उसे हम पूरा करते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? टू प्रोवाइड सम फंक्शनैलिटी फॉर मेंबर्स और यूजर ऑफ द नेटवर्क। यानी कि जो नेटवर्क में यूजर हैं उनको कोई ना कोई फंक्शन ये प्रोवाइड करवाता है। अब ये किन फंक्शंस की बात हो रही है, ये समझने के लिए हम एक स्टेप और चलेंगे। उदाहरण के तौर पे वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, प्रिंटिंग एंड अदर नेटवर्क फाइल शेयरिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम किसी नेटवर्क की हेल्प से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने ऑफिसेस में देखे होंगे, वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से आप सारी चीजें कर पाते हो। आप अपने घर में आजकल वाईफाई यूज करते हो किसी राउटर या अदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। राउटर थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों के बीच में कॉमन है। अगर हम अपने दैनिक जीवन का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें राउटर कॉमन है। तो राउटर से हम फिर वायरलेस तरीके से अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, तो ये भी उसका एग्जांपल है। और फिर हम एक्सेस कर पाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल को, प्रिंटिंग नेटवर्क और ये सारी चीजें। जैसे आप अपने प्रिंटर को वायरलेस से कनेक्ट कर लो, अपने मोबाइल से सीधे प्रिंट निकल जाता है बिना किसी केबल नेटवर्क के, है ना। नेटवर्क सर्विसेज सच एज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, पहले इंपॉर्टेंट कभी हुआ करता था, आजकल हम लोग उससे बहुत आगे निकल गए, सो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। नेम्स फॉर आईपी, जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो भी नहीं। अब ये सारी चीजें पीछे छूट गई। और मैक एड्रेस, ये सब नया नया सब आया था ना ईयर 2000 में, तब यूपीएससी इन चीजों में क्वेश्चन पूछती थी। आजकल के हिसाब से ये सारी चीजें आउटडेटेड हो गई हैं। क्यों? इनकी जगह पे अब हम सब नई चीजें पढ़ने लगे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करने वाले, जो करेंगे वो अटेंशन में आएगा। अच्छा, अब हमने नेटवर्क समझ लिया कि नेटवर्क एक प्रॉपरली वेल एस्टैब्लिश्ड एंड अ कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ। जैसे अगर हम ये बात करते हैं तो अलग अलग डिवाइसेस एक राउटर से कनेक्ट होती हैं, फिर वो डिवाइसेस कंप्यूटर से प्रिंटर, मोबाइल, ये सारी चीजें सब कनेक्ट होती हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को नेटवर्क बोलते हैं। ये हमने अपने घर का सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से आप पहले समझिए तो आखिर एग्जैक्टली नेटवर्क होती क्या चीज है। अगर हम जियोग्राफिकल स्केल की बात करें तो सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे होता है नैनो स्केल पे, तो इसे हम नैनो स्केल नेटवर्क कहते हैं। जैसे ग्राफिक चिप्स जो होती है ना कंप्यूटर में, ग्राफिक चिप्स, एक मिनट, ग्राफिक चिप्स जो होते हैं इनके बीच में जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जाती है उसे हम नैनो स्केल नेटवर्क कह सकते हैं।
दूसरा, बॉडी एरिया नेटवर्क क्या है? देखो ये बॉडी ना ह्यूमन बॉडी से लिया गया है, मतलब ये थोड़ी डिस्टेंस के लिए, जैसे कि आप अपने कान में ईयरफोन जो वायरलेस है पहनते हो, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है, तो सोचो डिस्टेंस कितना होता है, 5 to 6 मीटर। इसकी कनेक्टिविटी बस इतनी होती है, ठीक है। यह मैक्सिमम अप टू 10 मीटर तक है, तब हम इसे बॉडी एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, अप टू 10 मीटर। बॉडी एरिया नेटवर्क में जितने भी वेयरेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनमें खास तौर पे जो अब इंपॉर्टेंट है वो है गूगल ग्लास, गेमिंग हेडसेट्स, स्मार्ट वॉचेस, रिस्ट बैंड, स्मार्ट रिंग, हेड्स अप डिस्प्ले और कुछ मेडिकल डिवाइसेस आजकल यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं, एंड सम सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मेडिकल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे कि जो आपका हेल्थ डाटा प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल बीपी, हार्ट रेट, ग्लूकोज, आपको पता है ये सब वायरलेस तरीके से इनको मेजर किया जा सकता है। आजकल इतना एडवांस सिस्टम हो गया है, धीरे धीरे हमारी नेचुरल लाइफ में सारी चीजें आने वाली हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितने आपने अभी देखी, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, यस, ठीक है। चलिए बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। जैसे अभी हमने देखा बॉडी एरिया नेटवर्क, उसी तरह एक है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क? जैसे कि इसे हम बात करें तो ये अप टू 10 मीटर्स के लिए है। इसमें पीसी यानी कि आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, स्कैनर, ये एक ही ऑफिस के अंतर्गत आप देखते हैं। तो एक मिनट, ये बॉडी एरिया नेटवर्क में अप टू 10 फुट, मुझे बोलना चाहिए था 10 फीट बोलना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना, अप टू 10 फीट है, ये 10 मीटर है, अप टू 10 मीटर। ध्यान दो, बॉडी एरिया नेटवर्क में कनेक्शन आ गया है ना, करेक्शन। चलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क में तो ये अप टू 10 मीटर है। जैसे आप अपने ऑफिस में देखते हैं ना, इतनी चीजें कंप्यूटर, प्रिंटर से, फैक्स मशीन से, टेलीफोन से, स्कैनर से, इनसे कनेक्ट होता है। अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में वायरलेस की बात करें तो ब्लूटूथ इसका एग्जांपल है, और ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो डिवाइसेस हैं वो इसके अंतर्गत मोस्टली आती हैं। प्री का क्वेश्चन कि ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जांपल है, और आपके सामने एग्जांपल आएंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, या कुछ भी। तो आप ध्यान रखना कि ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अप टू 10 मीटर की कवरेज होती है ब्लूटूथ की। अब आप बोलोगे ब्लूटूथ तो कान में पहनते हैं, अभी आपने बताया था वियरेबल डिवाइस। नो, वियरेबल डिवाइस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ब्लूटूथ सिर्फ आप कान में बस नहीं पहनते, ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं जिनको आप कान के गले में क्या सर में भी नहीं रख सकते, इतने बड़े होते हैं, ठीक है। उनको आप अपने टेबल में रखते हैं, आप अपने किचन में म्यूजिक बजाते हैं, और आपके रूम पे आपका स्पीकर प्ले हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, तो वो ब्लूटूथ के टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, ठीक है। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी का नाम, पहली बात ये समझना है। और फिर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, हम लोग इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के बारे में आने वाले सेशन में करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेशन में इनका नंबर आ जाएगा। फिर बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ ध्यान से देखो, एरिया बढ़ता चला जा रहा है, नैनो, बॉडी एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो अब हम आ गए हैं लोकल एरिया नेटवर्क पर। यस, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। लैन के बारे में अक्सर आप देखते हो, जैसे एक घर के अंदर, स्कूल के अंदर, ये छोटे एरिया है, बहुत बड़े स्कूल नहीं। अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो कैन के अंदर आएगा, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं जेएनयू, अगर पूरे जेएनयू की बात करें तो वो कैन का एग्जाम्पल है, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्शंस ऑफ लैन, मतलब जो एक कैन है, ठीक है, उसमें कई तरह के लैन, LAN, ठीक है, फिर इससे दूसरा LAN, है ना, कई तरह के लैन मिलकर एक कैन बनाते हैं। बस इतना आपको समझने की जरूरत है, और इसमें इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर कई तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक नया नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाए तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। जनरली यूनिवर्सिटीज में, जैसे DU में अगर आप जाओ तो पूरा DU इंटरकनेक्टेड है, उसे आप लैन नहीं बोलोगे, उसे आप कैन बोलोगे। समझना क्यों जरूरी है? यूपीएससी अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन पूछता है। अगर वो ये बात एक सीधे सीधे एग्जांपल देके पूछे कि
मान लीजिए आप अच्छा कहानी भी बनाता है यूपीएससी की। मान लीजिए आप आईआईटी कानपुर में घूम रहे हैं, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का डिपार्टमेंट है, आईटी का है, सीएस का है ना, मैकेनिकल का है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बट ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर 1 लैन, कैन, मैन, वैन, रैन। आंसर है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैन क्या है? बहुत सारे लैन मिलकर कैन बनाते हैं। फिर आप देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, इसमें आ जाओ, हम यहां पे हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क आपने देख लिया। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, रीजनल एरिया नेटवर्क जैसे आरसेप का, RCEP, या आसियान का। ठीक है, ये जो नेटवर्क होगा इसको हम बोलेंगे रैन, रीजनल एरिया नेटवर्क। वैन, वाइडर एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वाइडर एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या होगा? जैसे पूरा कंट्री, एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड। आजकल एंटायर वर्ल्ड वाले के लिए एक नया टर्म इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, और वो क्या है? गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नए नए टर्मिनोलॉजी है, इसी तरह चीज देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए, ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो टर्म यूज होना शुरू हुआ है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद, स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद। स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्या किया? जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, इसका रेंज बहुत बड़ा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का रेंज बहुत बड़ा है। तो क्या हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे? आंसर है यस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अलावा लैन, वैन और जितने तरह के आपने नेटवर्क अभी तक पढ़े हैं वो सब इंटीग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखा भी यही रहा है कि इसमें जो ठीक ऊपर वाला नेटवर्क है वो इस अपने अंदर वाले नेटवर्क को इंटीग्रेट करता है। यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क में आप जो डिवाइसेस यूज करेंगे उनमें नैनो स्केल पर ग्राफिक चिप्स जो इस्तेमाल होती हैं उस पर नेटवर्क बनेगा। लैन में पर्सनल एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क उसके पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये दिखाने के पीछे बस यही एक ऑब्जेक्टिव था। आइए और आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर हम नेटवर्क को ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पे समझें तो कहानी थोड़ी सी अलग है। कैसे? कि जो नेटवर्क है उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेज करता है, ये बात सही है। जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, कोई कंपनी, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें इन्फोसिस की, ये इन्फोसिस इंफॉर्मेशन और सिस्टम शब्द मिलके, इंफॉर्मेशन और सिस्टम वर्ड मिलके इन्फोसिस बना हुआ है। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज की बात करें तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज नेटवर्क है उसमें बहुत सारे इंट्रानेट्स एंड एक्स्ट्रानेट्स मिलके बनाता है। तो अब ये इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट क्या है? दे मे आल्सो प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस टू इंटरनेट। तो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो समझने के लिए इस इमेज को देखिए कि इंट्रानेट जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का है, उदाहरण रेलवे का, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे का जो अपना नेटवर्क है वो उनका इंट्रानेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो अपना नेटवर्क है वो इंट्रानेट है। बैंकिंग ऑपरेशन इनके अपने नेटवर्क में काम होता है, उसे बाहर से मेरे या आपके द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जब SBI उसे इंटरनेट से कनेक्टिविटी ऑफर करती है तो हम अपने अकाउंट और सिक्योरिटी पासवर्ड के माध्यम से SBI के इंट्रानेट पर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, और तब हमारा ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेट करता है। उसी तरह अगर हमने रेलवे की एग्जांपल बात करी तो जो रेलवे में आप टिकट बुक करते हो तो रेलवे तो इंट्रानेट है, आप इंटरनेट, तो रेलवे ने अपने इंट्रानेट पे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस प्रोवाइड करी, तब जाके इंटरनेट के माध्यम से आप अपना टिकट बुक कर पाते हो। तो रेलवे का जो इंट्रानेट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कुछ चीजें और समझेंगे और हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली
हम लोग एक्स्ट्रानेट की क्या बात कर रहे हैं। अगर इंट्रानेट, अगर हम दो इंट्रानेट की बात करें, दो इंट्रानेट कवर हैं, जैसे मान लीजिए कि कई सारे इंट्रानेट हैं, वो इंट्रानेट 1, इंट्रानेट 2, ये अभी हमने इंटरनेट नहीं बोला, इंट्रानेट बोला। ये दोनों अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये एक्स्ट्रानेट है। कई सारे इंट्रानेट मिलाकर एक एक्स्ट्रानेट बना सकते हैं। अब जो अब पूरा जितने मान लीजिए ये सारे इंट्रानेट हैं, इंट्रानेट, इंट्रानेट है ना, इंट्रानेट, इस तरह से 1, 2, 3, 4 कई तरह के हैं। अब ये सब एक नेटवर्क में अगर आ जाएं तो ये बनाते हैं एक एक्स्ट्रानेट, ठीक है, ये एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट से एक्स्ट्रानेट की भी कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इजीली नहीं। जिस तरह आप जीमेल या गूगल को एक्सेस करते हो उस तरह नहीं, इसका तरीका कुछ और है। वो तरीका क्या है समझेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कुछ और चीज समझते हैं इसमें, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट एरियाज को इन अ बिजनेस, लेकिन उनके गोल सेम हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसमें दो इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो उदाहरण के तौर पर बैंक एंड रेलवे, अगर ये आपस में कनेक्ट करें तो दोनों की गोल एक ही है। वो क्या, टिकटिंग को इजी करने के लिए पेमेंट को इजी करना, जिससे जो ई टिकटिंग है वो और आसान हो जाता है। ई टिकटिंग, रेलवे में जो आप टिकट बुक करते हो ना ऑनलाइन, उसे हम ई टिकटिंग बोलो। वो तो इनके गोल सिमिलर हो सकते हैं, बट ये अपने आप में डिफरेंट इंट्रानेट्स हैं, ठीक है। समटाइम दे आर कंबाइंड इन द सेम सॉफ्टवेयर, कभी कभी वो सेम सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज वो सेपरेटली होते हैं, ठीक है। अ नेटवर्क में बी एन ओवरले सच एज डार्कनेट। ओवरले का मतलब क्या है, कवर्ड। देखो अगर कोई नेटवर्क मान लीजिए कि, फिर देखो नेटवर्क जब भी हम बात करते हैं मतलब वो बिल्कुल कच्चे स्टेज में समझो चीजों को, कि अगर ये 3-4 कंप्यूटर किसी मैकेनिज्म से कनेक्टेड हैं, किसी पर्पज से कनेक्टेड हैं, किसी ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क है, ठीक है। ये 2 वे नेटवर्क है, ये 2 वे नेटवर्क है, चाहे जिस तरह से बना लो, ठीक है, तो ये नेटवर्क है। लेकिन अगर ये कवर्ड है, कवर्ड का मतलब कि बाहर से उसे सिंपली एक्सेस नहीं किया जा सकता। आप अपना अकाउंट बनाओ, यूज करना शुरू कर दो, नो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ऐसे कवर्ड या सिक्योर नेटवर्क को डार्कनेट बोलते हैं। डार्कनेट के बारे में बस ठीक इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग और अच्छे से करेंगे, देखते हैं। डार्कनेट कहते हैं जो कि इंटरनेट पर ही रन करता है, लेकिन इसके लेयर अलग होते हैं, बिल्कुल अनियन लेयर के जैसे। जो अंदर प्याज होती है ना, अनियन, उसके सबसे अंदर वाली लेयर की जैसे डार्कनेट होता है। दैट इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। इट इज एनोनिमाइजिंग नेटवर्क, मतलब इसमें आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है। आप कभी न दूसरे को जान पाते हो कि वो कौन है, न वो जान पाता है कि आप कौन है। दोनों की जो वर्चुअल आइडेंटिटी होगी, वर्चुअल का मतलब कोई कोड, जैसे मान लीजिए कोई 10 डिजिट का, 12 डिजिट का, 14 डिजिट का, 22 डिजिट का अगर कोई कोड है, जैसे स्विस बैंक ऑपरेट करने की बात करी जाए तो स्विस बैंक में ऐसा माना जाता है कि इस तरह का स्पेशलाइज्ड कोड ऑफर किया जाता है और ब्लैक मनी सिक्योर करते हैं। ठीक, बहुत सारा डेटा उसके बारे में लोगों को सच नहीं पता, इसलिए हमने बोला कि इट इज जस्ट सेड, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो एनोनिमस होती है इस नेटवर्क में, वेयर कनेक्शंस आर मेड ओनली बिटवीन ट्रस्टेड पीयर्स। ट्रस्टेड पीयर्स का मतलब जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं 1 2 3 4 5, ये किसी बड़े नेटवर्क में किसी तौर पे कनेक्टेड हैं, लेकिन इसको बाहर से कोई भेद नहीं सकता। तो ऐसे नेटवर्क को हम ओवरले नेटवर्क कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है डार्कनेट। और इसे कभी कभी फ्रेंड्स आपस में भी कहते हैं, इसे फ्रेंड्स टू फ्रेंड नेटवर्क भी कहा जाता है, F2F, फ्रेंड्स टू फ्रेंड नेटवर्क। इंटरनेट की तरह इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं होता, स्टैंडर्ड पोर्ट्स नहीं होते। मतलब पोर्ट्स नहीं होने का मतलब ये नहीं कि जैसे इंटरनेट के पोर्ट में आप अपनी केबल कनेक्ट करो और इंटरनेट आना शुरू हो जाता है, वैसा नहीं।
वैसे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये थोड़ा अलग है। डार्क नेट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क इंटरनेट इसका एक एग्जांपल है। डार्क नेट इससे अलग है, डार्क नेट ये नहीं है, इसमें चीजें एनोनिमस होती हैं, ठीक है, इसमें चीजें एनोनिमस होते हैं। इसका मतलब ये कि जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिकली शेयर नहीं होता है, ध्यान रखना ये डिफरेंस है। डार्क नेट के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, ये डार्क नेट का अंतिम लेक्चर नहीं है, आज हम सिर्फ डार्क नेट का ओवरव्यू करके आगे बढ़ रहे हैं। डार्क नेट का नंबर जब भी आएगा तो आप इसे ज्यादा डिटेल में समझ सकेंगे, ठीक है। उसमें हम डीप वेव, डार्क वेव, सब सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे टॉर ऑपरेट करता है ना, टॉर कैसे ऑपरेट करता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट नॉट टुडे। ओके, सो प्रोसीडिंग, थोड़ा अंतर समझ लीजिए इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट के बारे में। सबसे पहले यूजेस दोनों प्राइवेट हैं, इंटरनेट प्राइवेट नहीं है, ये हम इंट्रानेट की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट है, एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ओनली ट्रस्टेड पीयर्स को ही परमिसिबल है। जैसे बैंक के केस में हमने इंटरनेट की बात करी, तो जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं वो ट्रस्टेड पीयर्स होते हैं, वो जाके अपने अकाउंट और पासवर्ड की हेल्प से बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक्स्ट्रानेट के बारे में है, यूजर टाइप ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज इसके होते हैं। जैसे बैंक में हमने एम्प्लॉइज की बात करी, और उसके इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं बस। नंबर 2 एक्स्ट्रानेट, इसमें जो सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं और जो बिजनेस पार्टनर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब देखो बात इनकी क्या है कि इनके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं इनमें, एक्स्ट्रानेट में, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। वो किसी एक बिजनेस में सब उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सप्लायर, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर इंटीग्रेट करते हैं। यूजेस इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। इनमें इनका अपना टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है जो एक दूसरे के बीच में केवल कनेक्ट करेगी, बस पीयर टू पीयर, बाहर वालों को नहीं। बाहर वालों को कनेक्ट करने के लिए ये ओपन नेटवर्क में एंटर करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा एक्स्ट्रानेट चेक्स स्टेटस ऑफ ऑर्डर, एक्सेस डेटा, सेंड ईमेल, इस टाइप की चीजें होती हैं। हालांकि अब आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें इंटरनेट पर भी होती हैं। देखो इंटरनेट इनके लिए मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, इंटरनेट ओपनली एक्सेस होता है, एक्स्ट्रानेट या इंट्रानेट ओपनली एक्सेसिबल नहीं होता है। आप यहां से बैठे बैठे अगर ये जानना चाहो कि अंबानी ने आज क्या ट्रांजैक्शन किए, ठीक है, वो नहीं पता चलेगा। जितना उसने पब्लिक किया होगा इंटरनेट पे सिर्फ उतना पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा कि अंबानी ने क्या ट्रांजैक्शन किए। वो उनके इंटरनेट पे पता चल सकता है या एक्स्ट्रानेट पे पता चल सकता है, बस। कहने का मतलब यह है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो इनका अपना एक इंटरनेट होगा, इंट्रानेट। जियो की बात करें तो इनका अपना एक इंटरनेट होगा। अब ये दोनों अगर आपस में कनेक्ट करना चाहें तो इनके बीच में एक्स्ट्रानेट होगा। सिंपल, क्या कहते हो? कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के लेवल होते हैं, और इसकी जो सिक्योरिटी होती है उसे कॉन्फ़िगर किया जाता है अंडर 100 सिक्योरिटी लेवल इन फायरवॉल। मतलब ये 100% सिक्योर माना जाता है, क्योंकि बाहर से इसे एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। अगर ये इंटरनेट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें तो बाहर से एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसमें जनरली यूजेस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, या अपना टेक्नोलॉजी अलग यूज करते हैं। जनरली ये भी सेफ माना जाता है, इंटरनेट की तुलना में तो बहुत सेफ है, ठीक है। सिक्योर्ड कम्युनिकेशन इसमें, और हाँ, अगर इंटरनेट मीडियम पे ये है तो वहां पे भी ये अपना सिक्योर्ड नेटवर्क यूज करते हैं डिस्टिंक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से। चलिए, रेगुलेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए एसबीआई का एग्जांपल हम लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपनी है यही अपने इंटरनेट को ऑपरेट करती है, मैनेज करते हैं, और ये भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटीग्रेट करते हैं वो अपना अपना नेटवर्क मेंटेन करते हैं। दोनों के बीच में ट्रस्ट होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, इसलिए वो एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं, एक्सेसिबल बनाते हैं, पहुंच सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब ओनरशिप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओन किया जाता है,
ये सिंगल के द्वारा भी हो सकता है, जैसे अंबानी वाला एग्जांपल मैंने बताया, जियो है ना। मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल में देखो, जैसे मान लो जियो है, वो अगर कुछ सर्विसेज एयरटेल से ले रही है, अगर मान लो एयरटेल से नहीं ले रही, ठीक है, किसी हैंडसेट बनाने वाली कंपनी से ले रही है, हैंडसेट जैसे LYF, इनका हैंडसेट अंबानी यूज करता है ना, जियो यूज करता है, तो अगर इनको ही अपने नेटवर्क में एक्सेस देते हैं तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। सिंपल है ना। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल पर कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। ये सिक्योरिटी के बारे में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करेंगे जब साइबर सिक्योरिटी का जिक्र आएगा। तो उसमें जब हम पूरा कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वेरियस डिवाइसेस सब कुछ जब पढ़ चुकेंगे, तब साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर आएगा उसमें मेंस और एसए से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में आप सिक्योरिटी के वेरियस एस्पेक्ट एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इस नेटवर्क की सिक्योरिटी के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर चीजों को ओपन करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। जैसे कि सर्विलांसिंग है। अब देखो सर्विलांस का करने का क्या मतलब डेटा मॉनिटर करना। उदाहरण के तौर पर मैं कब मॉल जाता हूं, कब हॉस्पिटल जाता हूं, कब बैंक जाता हूं, कब किससे मिलता हूं, अगर इसको कोई बराबर देख रहा है, किस पर्सन से मिलता हूं, ये सब चीजें कोई मेरे मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा मोबाइल सर्विलांस में है, ठीक है। और इसके लिए जरूरत पड़ती है इंटरनेट की। सर्विलांसिंग या टेलीफोनिक नेटवर्क, उसके माध्यम से भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सर्विलांस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइफ वाला सर्विलांस अलग है, ठीक है, उसको इधर नहीं, मिलावट नहीं करना है, हाँ वो भी सर्विलांस है, उसके लीगैलिटी पे कोई बहस नहीं, सभी लोग शांत रहें। सर्विलांस इज वेरी यूजफुल टू गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जैसे मैंने बोला कि लीगल बॉडीज कई बार अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्विलांसिंग करती हैं, वो किसी के फोन को एक्सेट्रा को की टैपिंग भी करते हैं, लेकिन अगर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का सेक्रेटरी ऑफिसर, जो कि आईपीएस या उससे ऊपर का ऑफिसर होता है, वही हो सकता है, अगर ये परमिशन दे, आईएएस भी हो सकता है, यस आईएएस भी हो सकता है, अगर ये परमिशन दे तभी किसी के फोन को टैप किया जा सकता है, रूल ये कहता है। इंडिया में जो आईटी एक्ट है वो रूल ये कहता है, ठीक है। इसके अलावा एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी टेक्नोलॉजी की बारे में बात करता है। जैसे व्हाट्सएप एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है, मतलब एक यूजर या सेंडर है ना, जो मैसेज भेजता है, सेंडर ने अपना मैसेज टाइप किया, फॉर एग्जांपल ये मैसेज टाइप किया, ये एबीसी के फॉर्म में इसने टाइप किया, जब ये टाइप करेगा उसके बाद इसे एंटर मारेगा, एंटर मारते ही ये इंस्क्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है। इंस्क्रिप्टेड का मतलब ये है ये किसी कंप्यूटिंग लैंग्वेज में आ जाएगा, फिर किसी रिसीवर के पास पहुंचेगा, वो इसे डिकोड करता है, ये सब कुछ विद इन माइक्रो सेकंड हो जाता है, और वो फिर एबीसी के फॉर्म में आ जाता है। मतलब बीच में आइडियली इसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, टेक्निकली है। हालांकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी कि व्हाट्सएप जो इंस्क्रिप्टेड है वो भी ट्रेसेबल है, ट्रेस किया जा सकता है, बशर्ते उसमें लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा डीप होनी चाहिए, बस इतनी बात है। इट इन्वॉल्व्स ओरिजिनल पार्टी, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स ओरिजिनल पार्टी इंस्क्रिप्टेड डेटा, सो ओनली इंटरनेट रिसिपिएंट कैन डिक्रिप्ट। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिक्रिप्शन भी पढ़ेंगे उसी तरह से। कोई तीसरी पार्टी, नो थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड, मतलब किसी तीसरे पर्सन की या पार्टी की की जरूरत नहीं होती, आप अपने सेंडर की डेटा को अगर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इसका एग्जांपल लेते हैं,
कि बाइडेन अगर मोदी को कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, तो मोदी उस मैसेज को सीधे सीधे पढ़ सकता है, यानी कि उसमें किसी टेक्निकल एक्सपर्ट यानी कि जकरबर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आके पहले डिक्रिप्ट करे तब पढ़े। नो, ए टू के और बी के बीच में सीधे कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की इसमें जरूरत नहीं है, ना थर्ड पार्टी की, वहां थर्ड पार्टी का आइडियली वहां पे कोई रोल भी नहीं है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या फायदा देता है, तो इट प्रिवेंट इंटरमीडियरीज, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, मध्यस्थ को प्रिवेंट करता है, इंटरमीडियरीज को प्रिवेंट करता है कि वो किसी भी प्रकार से आपकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, हैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, उसकी बस आपको इंटरनेट मिल रहा है, उसकी कोई टेक्निकल असिस्टेंस आपको नहीं चाहिए कि वो आपका कम्युनिकेशन, आपका मैसेज आके पहले क्लियर करे, उसे डिक्रिप्ट करे, ओपन करे, तो ऐसा नहीं, वो सब चीजें नहीं। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जनरली प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, ठीक है, इंश्योर करता है कि राइट टू प्राइवेसी हो। एग्जाम्पल ऑफ एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या है, HTTP पुराना है, नहीं हम लोग पढ़ेंगे। वेब ट्रैफिक के लिए होता है, ईमेल के लिए PGP होता है, OTR पढ़ेंगे, अभी OTR के बारे में बात करते हैं। GRTP टेलीफोनी के लिए होता है, टेट्रा रेडियो के लिए होते हैं। ये बस इतना ही आपको पता होने चाहिए, आपको बस ये पता होने चाहिए कि वेब ट्रैफिक के लिए HTTP होता है, ईमेल के लिए PGP है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए OTR है, GRTP ये टेलीफोनी के लिए है, एंड टेट्रा रेडियो के लिए है। क्यों, अगर ये मैच आ जाए कहीं पे, UPSC माने कम चांसेस है, स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कोई और बैंकिंग और CDS वगैरह देता है तो वहां पूछा जा सकता है, CAPF में पूछा जा सकता है, EPFO में पूछा जा सकता है। UPSC में लेस लाइकली पूछ ले कोई, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बट कम चांस है, क्यों मैच करने में ये सारी चीज, क्यों ये पुराने हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये OTR थोड़ा नया है, क्यों, कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशन ने एंड इंक्लूडिंग UPSC ने भी OTR भराना शुरू किया है, तो अपने आप में ये क्या है OTR और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है ना, तो इस वजह से ये OTR हम लोग पढ़ेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। हमने बात करी थी नेटवर्क, नेटवर्क में हमने बात करी थी, एक मिनट ऊपर आता है, नेटवर्क की हमने बात करी थी, नेटवर्क में हमने बात करी थी वायर्ड, एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस की बात बाद में करेंगे, ठीक है, लेटर, अभी नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो आप फाइबर्स देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये ट्रांसपेरेंट हैं, इन्हीं को किसी प्लास्टिक या प्लास्टिक के साथ लेड को मिक्स करके या और भी किसी तरह का कॉम्पोजिशन बनाकर, है ना, या किसी दूसरे फाइबर के अंतर्गत, फाइबर मटेरियल के अंतर्गत इनको फिलअप करके जो केबल बनाई जाती है, उन्हीं से डेटा आपके घर में ब्रॉडबैंड नेटवर्क इत्यादि के मामले के साथ आता है। लेकिन अंदर जो उसके ये लेड का भी हो सकता है, शीशे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मतलब देखो कोई भी वो मीडियम हो सकता है जिसमें प्रकाश भेजा जा सकता है। तो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर प्लास्टिक के भी तो बनते हैं, है ना, ग्लास प्लास्टिक का भी तो बनता है, तो लेड का भी होता है, तो वो यूज हो सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने और समझना है अभी। चलिए शुरू करते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मली ग्लास सिलिका के द्वारा बनता है या प्लास्टिक, जिसका डायामीटर अपने हेयर है ना, ह्यूमन हेयर, उसे थोड़ा ज्यादा होता है। मनुष्य के जो बाल हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है ऑप्टिकल फाइबर का डायामीटर। मतलब अगर इसको ध्यान दो, इसको इस जगह से काट दिया जाए, ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, तो ये इसका डायामीटर है।
तो ये जो डायामीटर है ना, ये आपके ह्यूमन हेयर, मनुष्य की जो बाल है उसके डायामीटर से बस थोड़ा ज्यादा है, ये समझो। फाइबर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल, इसमें मेटल नहीं यूज होता, इसमें फाइबर यूज होता है। किस चीज का बना हो सकता है, ग्लास या सिलिका का या प्लास्टिक का, ठीक है। मेटल यूज नहीं होता, ये ध्यान देना, क्यों, ये जरूरी है, ये प्री के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। मेटल क्यों नहीं यूज होता हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ये फोटॉन्स पर बेस्ड हैं, फोटॉन्स पर बेस्ड हैं। इनकी जो प्राइमरी पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, फोटॉन है, ठीक है, पता चल गया ना। मोर फाइबर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स बिकॉज सिग्नल, यहां पे जो सिग्नल हैं ट्रेवल अलोंग देम विद लेस लॉस और नो लॉस। जो आजकल का हमारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसमें सिग्नल का लॉस नहीं होता, क्यों, यही तो आज जानना है, व्हाई, यही आज जानना है, ठीक है। इन एडिशन टू फाइबर्स आर इम्यून, इम्यून मतलब एकदम सुरक्षित हैं, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। रीजन, अरे सीधे साइंस समझो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते ही नहीं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसको उससे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप इंटरनेट की जो केबल होती है, पुरानी कन्वेंशनल केबल जो होती है, उसको आप इंटरसेप्ट कर लेते थे, बट इसको नहीं कर सकते, ऑप्टिकल फाइबर को नहीं कर सकते। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या उसका पेनिट्रेशन नहीं कर सकते। आप बाहर से अगर, अब आप ये दिमाग लगाओगे कि इसमें मान लो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर की केबल में फ्लो ऑफ डेटा वन वे है, इसमें बीच में इंटरसेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये केबल खराब हो सकती है लेकिन ये उस दिशा में डेटा नहीं भेजेगी, ध्यान रखना। इसका जो डेटा का फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर, टू वे हो सकता है, टू वे हो सकता है, बट वो तभी जो डेटा फ्लो है वो ऐसे हो सकता है, अदरवाइज नॉट। स्पेशली डिजाइन्ड फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ अदर एप्लीकेशंस, सम ऑफ देम बीइंग फाइबर ऑप्टिक सेंसर। देखो कुछ और स्पेशली डिजाइन्ड फाइबर्स होते हैं जिनकी वैरायटी ऑफ यूजेज हो सकते हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक सेंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड फाइबर लेजर, जिसमें ये फाइबर ऑप्टिक सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई मैगजीन्स में, अभी हम एक दो का एग्जांपल दिखाएंगे, पिछले 2 से 3 सालों में, 2 to 3 इयर्स में काफी आर्टिकल्स आए हैं, क्यों, वो भी हम बात करेंगे। आपको अगर याद हो तो आपको कवर पेज में क्वेश्चन मिला था, क्या भूकंप को सेंस किया जा सकता है, क्या भूकंप को का पूर्वानुमान किया जा सकता है। यहीं से इन्हीं सारे रिसर्च के आधार पर जो रिसर्च आगे बढ़ रहा है वो भूकंप के फोरकास्टिंग पर नई नई स्टडीज लेके आ रहा है, इसीलिए ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसके कुछ यूजेस देखते हैं। ये यूजेस यूपीएससी प्री मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी में सिर्फ ये नहीं आता है कि किन किन चीजों में एप्लीकेशन हो सकता है, वो बहुत सिंपल हो सकता है आपके लिए कि आपने रट्टा मार लिया, काम कर लिया। आजकल यूपीएससी ना एप्लीकेशंस के टेक पे जाता है। एप्लीकेशन, देखो टेक का मतलब ये है कि वो किस टेक्नोलॉजी के कारण, ध्यान से सुनो, किस टेक्नोलॉजी के कारण ये एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन, कोई अनुप्रयोग संभव हो रहा है, वो मेथड क्या है, उसमें उसका जो कनेक्टिविटी बनेगा ना, वो जो उसका लिंकेज बनेगा कि ये दो टेक्नोलॉजी आपस में कैसे कोलैबोरेट कर रही है जिससे सर्टेन एप्लीकेशन पॉसिबल हो पाया, ये समझना बहुत जरूरी होता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन। यूपीएससी यहीं पे स्टेट एग्जाम्स और बाकी एग्जाम से 2 स्टेप आगे, 2 कदम कम से कम आगे।
चलिए हम लोग दोनों सब बातें अभी कभी करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड एज अ मीडियम, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं एक मीडियम के तौर पर, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन में एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग में, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है और इसको आप बंडल बनाया जा सकता है जैसे केबल्स का बनता है उस तरह से इजली और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत आसानी से, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब अगर हम पूरे अर्थ को सर्कल कर दें, पूरे अर्थ को, एंटायर अर्थ को ऑप्टिकल फाइबर से, नो प्रॉब्लम, आसानी से काम हो, नो प्रॉब्लम, बहुत इजीली काम हो जाए। इट इज स्पेशली एडवांटेजेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्यों? बिकॉज इसमें डेटा लॉसेस नहीं है, डेटा लॉसेस नहीं है। ये इंफ्रारेड, इसके अलावा विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC इन पर काम करता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पे आसानी से भेजा सकता है। देखो डेटा लॉसेस नहीं है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है, क्योंकि अगर मान लो आप USA से इंडिया में कोई डेटा भेजना चाहते हो, कोई सर्विस स्टार्ट करना चाहते हो, और ये बीच में इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या जिन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जिस भी डायरेक्शन से आ रहा है, मान लो इसमें डेटा ही लॉस हो जाए या वीक सिग्नल्स आए, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर में ये रिस्क नहीं। क्यों? इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट का कोई भी कंपोनेंट ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर के बाहर नहीं जा पाता, और पूरा का पूरा डेटा जितना सेंडर ने भेजा उतना रिसीवर को प्राप्त होता है। नो सिग्नल लॉस। कहीं कहीं पे लीस्ट सिग्नल लॉस होता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट बिकॉज कि वो ऑप्टिकल फाइबर का कोई दोष है। नो, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। आपने कोई डिवाइसेस पुरानी लगा रखी हैं, या वो एडवांस नहीं है, या उसमें जो सर्विस है वो नहीं हो रही है, इस वजह से डेटा लॉस हो रहा है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज नो डेटा लॉस, नो सिग्नल लॉस। ठीक है, ये एडवांटेज ऑप्टिकल फाइबर का, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लोअर एटेन्यूएशन मतलब धीमा, जो सिग्नल्स का धीमा पड़ना है वो बहुत कम है या नहीं है। ठीक है, एटेन्यूएशन मतलब स्लो पड़ जाना, तो वो लोअर है। दिस अलाउज लॉन्ग डिस्टेंस टू बी स्पैन्ड विथ फ्यू रिपीटर्स। Fibers have many uses in remote sensing technology. In some applications, the fiber itself is sensor. Important है कि कुछ एक एप्लीकेशन में फाइबर अपने आप में सेंसर का काम करता है। ये जो फाइबर है ना, ये अपने आप में सेंसर का काम करता है। कैसे? The fibers channelize optical light to a processing device that analyzes changes in light's character. जरा मेरे को एक बात बताओ, लाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट जरा समझते हैं। और लाइट में आपने पढ़ा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मान लेते हैं कोई एक मीडियम है, एयर से कुछ भी, देखो एनी पार्टिकल वो लाइट के लिए एक न्यू मीडियम का काम कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जो इसका क्रिटिकल एंगल है वो चेंज हो जाता है, जो इंसिडेंस है और जो इसका रिफ्लेक्शन है दोनों चेंज हो जाता है। मान लीजिए मीडियम एंटर करता है इस डायरेक्शन में, तो इसके बाद या तो ऐसे हो जाता है या तो ऐसे हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो लाइट की जो पोजीशन चेंज हुई, उस पोजीशन के कारण वो एक, हम अगर उसको किसी सेंसर से रीड करें या हम उस केबल में ही कोई अपनी सेंसर को मैकेनाइज कर दें, तो वैसी कंडीशन पर ये केबल अपने आप सेंसर का काम करने लगता है। अब जब मैंने बोला कि कोई भी पार्टिकल, ये पार्टिकल केमिकल पार्टिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पार्टिकल भी हो सकते हैं,
बायोलॉजिकल पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो उसकी जो एक कोर स्टडी है कि सर्टेन चेंज इन लाइट इज बिकॉज सर्टेन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग लाइट में जो लाइट के डायमेंशन में जो चेंज होता है वो होगा। अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के लिए या केमिकल एलिमेंट्स के लिए अलग अलग लाइट का रेस्पॉन्स होगा। तो वैसी कंडीशन पर ये अपने आप में केमिकल सेंसर का काम करेगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पे एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है, हम इस लिंक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ये सेंसर वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए चलते हैं, ठीक है। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक जनरल है, इसमें क्या बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू, ये देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक सेंसर एंड देयर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये फाइबर ऑप्टिक सेंसर इसलिए न्यूज में है और ये 2-3 साल से बराबर किसी न किसी तौर पे न्यूज में आ रहा है। इसके नए नए एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं। हमारे लिए एप्लीकेशन और एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी ज्यादा काम की है, ठीक है। तो जैसे कि ये किस तरह से कनेक्ट होता है, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स कैसे काम करता है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। इसमें सोर्स, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, बीच में मेजरमेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, लाइक दैट। देखो, यूपीएससी ऐसे जर्नल से स्टेटमेंट उठाती है, नॉर्मली एप्लीकेशन बेस वाले स्टेटमेंट उठाती है, या वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज में आ चुकी हैं उस पर यूपीएससी स्टेटमेंट पूछती है, या आने वाली है वहां से भी पूछ सकते हैं। ऐसा अगर ये फिर से न्यूज में आता है, टेक्नोलॉजी अगर न्यूज में आता है, अभी एप्लीकेशन न्यूज में है इसलिए हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अगर न्यूज में आएगा तो हम टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट है, हम हर टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ सकते जो रिसेंट में न्यूज है, सॉरी जो पिछले 4-5 सालों में न्यूज में है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को पढ़ने लगेंगे तो ये अपने आप में 4 लक्ष्मीकांत हो जाएगा। उस चीज से हमें बचना है। हमें हमेशा कॉस्ट बेनिफिट देखना है कि कितना पढ़ने में हम अपना मार्क्स पा सकते हैं। उस कॉस्ट बेनिफिट को देखो, साइंस टेक के लेक्चर्स 50 से 60 लेक्चर में, यानी कि 50 से 60 घंटे में कहना चाहिए, साइंस टेक आपका कवर हो जाना चाहिए, जिसमें से आप जो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में साइंस टेक से आते हैं उनको आप कर सको, इसलिए, ठीक है। कुछ एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक सेंसर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों हम देख सकते हैं, वो ये हैं। और कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो इसको। पहले तो इंटेंसिटी, अलग अलग मीडियम की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, इसलिए उसमें जब लाइट पड़ती है तो उसके बाद लाइट के बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसमें रिफ्लेक्शन अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन पार्टिकल डेंस है तो उस एयर में, और कहीं पे कार्बन पार्टिकल डेंस है तो उस एयर में जो लाइट का बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे प्रकाश यानी कि लाइट सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर कहीं पे अभी हम एयर पे ही बात कर रहे हैं, मान लीजिए वाटर वेपर ज्यादा है और कहीं पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, फ्रेश ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो वैसे कंडीशन में हम पाएंगे कि लाइट का जो रेस्पॉन्स है वो अलग अलग पार्टिकल्स में चूंकि अलग अलग है, तो उसे हम अलग अलग अगर सेंस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पे कौन से कॉम्पोजिशन ज्यादा है, कौन से कॉम्पोजिशन कम है। मान लीजिए कोई पानी फ्रेश है, किसी पानी में अमीबा ज्यादा है, तो उस अमीबा की प्रेजेंस के कारण लाइट का रेस्पॉन्स चेंज होगा। और कौन सा रेस्पॉन्स, वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं ये चेंज होते हैं, जिसकी वजह से लाइट अपने आप में डिटेक्टर का काम सेंसर का काम करने लगता है। और फेज बेस्ड, अलग अलग फेज में लाइट की जो लाइट जितना सिग्नल भेज रहा है उस सिग्नल में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पर। पोलराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमने लास्ट टाइम देखा था, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी पोलराइजेशन के बारे में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो साइंस टेक का लेक्चर नंबर 3 चेक कीजिए, आपको पोलराइज, और लेक्चर नंबर 2 चेक करिए, आपको पोलराइजेशन के नाम पे डेटा मिलेगा। आप चीजों को समझ सकते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों बातें, कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इंटेंसिटी, फेज और पोलराइजेशन, इन प्रिंसिपल पे। इससे भी अधिक प्रिंसिपल हैं, मेन यही है, ठीक है। और
पोलराइजेशन किस तरह यूज होता है वो आपको पता है कि ये मान लीजिए कि एक पोलर, ये यहाँ पे सिंपल जाता है, ये एक पोलराइजर लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे जो प्रकाश का जो ये वेव्स है ना, वेव ऐसे वेव जो घूमती रहते हैं, ये एक सरफेस में आ जाएंगे, ठीक है, ये एक सरफेस में आ जाती है, ये डिफरेंस है। सॉरी, ये पोलराइजर जब आप लगाते हैं तो एक सरफेस पे आ जाते हैं, ये डिफरेंस है। चलिए एप्लीकेशन की बात करें तो एक केमिकल सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, फिजिकल सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बायोमेडिकल सेंसर, तीनों, ठीक है। ये प्रीलिम के लिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में इन बातों को लिखो जो अभी मैंने पीछे बताया। एक तो ये लिखो, दूसरा ये लिखो, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हेडिंग डालो और ये लिखो, तीनों बातें, ये तीनों पॉइंट लिखो और ये तीनों पॉइंट लिखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फिर केमिकल सेंसर के तौर पर कैसे काम करेगा, फिजिकल सेंसर के तौर पे कैसे काम करेगा, बायोमेडिकल सेंसर के तौर पे कैसे काम करेगा। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सम अदर टाइम जब हम लोग कभी सेंसर बेस्ड पे अलग से लेक्चर करेंगे और उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, तब हम लोग इनको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी चीज है जो आपको लिख लेनी चाहिए, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्ट्रेन, इन चीजों को अगर मेजर करना है तो ऑप्टिक सेंसर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात देखो, लिखा है डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए कोई रॉक है, मान लीजिए हिमालय में कोई प्लेट है, उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कोई वेलोसिटी काम कर रही है, अगर हम ऑप्टिक फाइबर सेंसर से उनके मूवमेंट को चेक करें तो आपको क्या लगता है ये डिस्प्लेसमेंट किस रेट से होते हैं? देखो, नेचुरली ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा होते हैं। पहली बात ये समझो, पूरे हिमालय में जितनी प्लेट हैं वो सब एक्टिव हैं। कोई 10,000 साल लेगा अपनी पोजीशन को चेंज करने में, कोई लेंगे 1,000 साल, कोई लेंगे 100 ईयर्स, कोई लेंगे 1 ईयर, और कोई 1 घंटे, कोई 1 मिनट, कोई सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट है, सब में है, लेकिन 1 सेकंड में कितना? कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर। अगर गिर ही जाना है तो कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है लाइट की स्पीड। तो अगर सेंसर उस डिस्प्लेसमेंट को, उस वेलोसिटी को हमें किसी डिवाइस पे, जैसे हमारा मोबाइल फोन, बता देता है, तो हमें शायद कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, और वो कोई नॉर्मल रेट से एक्टिव हैं या अब नॉर्मल रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर नॉर्मल रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि 1000 साल या 100 साल बाद ये प्लेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी, इट्स ओके, घबराने की बात नहीं है। अब नॉर्मल रेट वो है जो ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, वहां के इकोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है, वो है अब नॉर्मल रेट। तो वैसे किसी डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए बहस शुरू हुई कि ऑप्टिक सेंसर का इस्तेमाल भूकंप को इमेजिन करने में, भूकंप के बारे में प्रोजेक्शन देने में, भूकंप के बारे में डेटा प्राप्त करने में, अर्ली वार्निंग डेवलप करने में ऑप्टिक सेंसर का इस्तेमाल हो सकता है। और इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है एंड इट वाज सक्सेसफुल। मतलब ये कि आने वाले टाइम में भूकंप के बारे में पूरी दुनिया में एक नेटवर्क जब बनेगा तो आपको अपने बैठे बैठे मोबाइल फोन में पता चलेगा कि कहां कहां पे कौन कौन से अर्थक्वेक आ रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री के अंतर्गत जो अर्थक्वेक आते हैं जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, उनको आप तक पहुंचाएगी। ये फ्यूचर है फॉर श्योर। समझ में आया ना? और ये रियल टाइम डेटा आपको देगा, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो रियल टाइम सेंस करके देगा। मॉनिटरिंग और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर और उसकी जो हेल्थ है उनके बारे में, किसकी हेल्थ? जैसे ह्यूमन हेल्थ, इनके बारे में, एनवायरनमेंट की हेल्थ, उसके बारे में। ये सेंसर बहुत वाइडली यूज होते हैं। कहाँ यूज नहीं होते हैं ये पता लगाना नियर इम्पॉसिबल है। मार्स में यूज हो सकता है, जुपिटर में यूज हो सकता है बिकॉज लाइट वहां पहुंचती है। समझ रहे हो ना? पानी के अंदर हो सकता है बिकॉज वो लाइट वहां भी पहुंचती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और अगर लाइट नहीं, अब आप बोलोगे कि समुद्र की बहुत गहराई में लाइट नहीं पहुंचती, कोई बात नहीं, हमारा केबल ले जाएगा ना वहां पे लाइट।
और फिर जब भी वो डिफरेंट मीडियम के बीच में, मान लीजिए कि दो केबल है हमारे पास, दो पॉइंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके बीच में हम देख रहे हैं एक रिसेप्टर है, एक डिटेक्टर है और एक सेंडर है। तो जहां से लाइट की बीम आ रही है और जो उसका डिटेक्टर है, हम देखेंगे ना कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। लाइट तो वहां पे हम लेके जा सकते हैं अपनी केबल से, ऑप्टिकल केबल से, जिसमें सेंसर लगा हुआ है। तो अगर उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे तो हम उसको सरफेस में अपने किसी लैब में बैठ के, किसी लेबोरेटरी में बैठ के देख सकते हैं। मतलब जो टाइटैनिक का मलबा टाइटन देखने गया था उसको जमीन से देखा जा सकता है आने वाले भविष्य में। सीधी बात करें तो ये है इसका मतलब, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे साइंस म्यूजियम लगेंगे जो कि आपको एक ही जगह बैठ के इस तरह के नए नए चीजें दिखाएंगे, जो समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर, स्पेस में घटनाक्रम हो रहे हैं, वो हम किसी एक जगह बैठ के रियल टाइम चीजों को देख सकेंगे। बिल्डिंग, ब्रिजेस, टनल्स, डैम और जो हेरिटेज स्ट्रक्चर होते हैं जैसे इंडिया गेट, स्टैचू ऑफ सरदार पटेल, ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम सेंस कर सकते हैं कि उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनमें क्या रिस्क हैं, क्या कहीं कोई फ्रिक्शन आ रहा है या इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। हम इन सारी चीजों को फाइबर ऑप्टिक सेंसर के माध्यम से सेंस कर सकेंगे। मोर और इसके बारे में देखते हैं। नाइट विजन कैमरा, देखो और थोड़ी थोड़ी चीजें। नाइट विजन कैमरा, ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, सर ये एक स्टेप ज्यादा चला गया, हमको बस यही रहना है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, पार्शियल डिस्चार्ज डिटेक्शन, मेजरिंग व्हील लोड, जैसे ट्रक में ओवरलोडिंग तो नहीं है, इन सारी चीजों को इससे मेजर किया जा सकता है। व्हीकल्स में, गाड़ियों में, लिफ्ट में, यस। देखो सेंसर है ना, और वो किसी भी तरह की जो मूवमेंट सेंस करता है तो कर सकता है। अब आप ये समझना, बहुत दिमाग लगाना अगर एप्लीकेशन पे बात आती है कि कहाँ इसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता, ये दिमाग लगाना बस। बाकी मैंने कोशिश करी है कि ज्यादातर चीजें आप कवर कर सको। तो दीज आर मेजर एप्लीकेशंस एंड दिस वाज अबाउट दिस जर्नल। मैंने आपसे बोला था कि हम इसमें जर्नल करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी से एक बात बोल सकता हूँ, क्या नो अदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर विल गिव यू सच अ डीप इनसाइट। एक बात और, क्या ये आपको लिखना है? इतनी चीजें सबको लिखनी है अपने नोट्स में, क्लियर कट मान के चलो, ये सबका लिखा हुआ होना चाहिए, नो इफ नो बट। ठीक है, आइए चलते हैं। हाँ, हम एप्लीकेशन एंड यूजेस पढ़ रहे हैं, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर कैन बी, एक मिनट, हाँ, इनको क्या हुआ? हाँ, चलिए। ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज एज सेंसर, ये हमने देख लिया है। टू मेजर द स्ट्रेन, कहीं पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई टूट फूट हो रही है। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर क्या क्या नहीं मेजर कर सकता, अगर ऑप्टिकल फाइबर से आप चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर लाइट में डिफरेंट कलर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप यूपीएससी तो आपको ये नहीं बोलेगा क्या ऑप्टिकल सेंसर से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो कि नहीं। यूपीएससी एक कदम आगे जाएगा कि यू ऑप्टिकल सेंसर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं बिकॉज लाइट डिफरेंट कलर से बना हुआ है, इसलिए। ठीक है, प्रेशर, दबाव, क्यों? बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है। मोर द टेम्परेचर लेस द प्रेशर। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो जहां पे मोर द टेम्परेचर होता है वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बिल्ट होता है। अदर क्वांटिटीज जो होती हैं, जो दूसरी मेजरमेंट वाली क्वांटिटीज होती हैं, उनको भी ऑप्टिकल सेंसर मेजर कर सकता है। ठीक है, बाय मॉड्यूलेटिंग अ फाइबर, एक फाइबर को मॉड्यूलेट किया करके, इसमें इंटेंसिटी, फेज, पोलराइजेशन, वेवलेंथ एंड ट्रांजिट टाइम, इन चीजों में मॉड्यूलेट करके हम ऑप्टिकल सेंसर से किसी भी चेंज को मेजर कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्टिकल सेंसर के मल्टीपल यूजेस हमारे सामने निकल के आते हैं।
कॉमन यूजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक सेंसर इंक्लूड्स इंट्रूजन डिटेक्शन इन सिक्योरिटी सिस्टम्स। अगर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स में इंट्रूजन होता है, मतलब कोई फॉरेन मेंबर का मतलब यहाँ पे जियोग्राफिकल फॉरेन मेंबर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये डीआरडीओ का एक मान लीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब इसके मैं मान लीजिए इसका मेंबर नहीं हूं, ठीक है, मैं इसका मेंबर नहीं हूं, मैं इसके डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं इनके लिए फॉरेन हूं, बाहरी हूं। तो अगर मैं इनके डेटा में कोई इंट्रूजन, कोई चेंज, कोई कॉपी करना चाहता हूं, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर भी ये सेंसर काम करेंगे। ये इनके किसी रिसीवर को बताएंगे कि हाँ कहां पर आपका सिक्योरिटी सिस्टम ब्रीच करने की कोशिश हो रही है, उस सिक्योरिटी सिस्टम को कहां से हैक करने की कोशिश हो रही है, ये बता देगा। ये इसकी खूबी है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल केमिकल सेंसर। हमने इसके बारे में बात करी कि क्यों ये ऑप्टिकल केमिकल सेंसर के तौर पर यूज होते हैं, या ऑप्टिकल बायो सेंसर, ये भी हमने बात कर ली पीछे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर, इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये सबसे इसमें नया फिनोमेनन है। क्यों? अच्छा, कैसे? यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल्स टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट दिस इज लेस एफिशिएंट इन कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर केबल। क्यों? महंगा है और इफेक्टिव कम है यूज के मामले में। तो इस वजह से हमारा जो कन्वेंशनल केबल है वो इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इसमें हमको पहले पीवी सेल्स, ये फोटोवोल्टाइक में इसी को हम पीवी बोलते हैं, पीवी सेल्स से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? हमारे पास क्या कॉपर खत्म हो गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि जैसे कि आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर में मेटल का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां मेटल कैटलिस्ट का काम करता है। अगर मेटल आपकी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम करेगा तो पॉइजनिंग कर सकता है। इसलिए एमआरआई में मेटल की जगह ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पावर ट्रांसमिट करना यूजफुल हो सकता है, ठीक है। ये इसका फायदा है, बिकॉज मेटल एक कंडक्टर का काम करता है, और कंडक्टर करेगा तो वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, वो आपके किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि ऑप्टिकल फाइबर जिसमें मेटल यूज नहीं होता है, तो इस वजह से उसका कुछ फायदा भी है। चलिए और देखते हैं। हमने अर्थक्वेक डिटेक्टर के तौर पर ऑप्टिकल सेंसर के इस्तेमाल के बारे में थोड़ी सी बात करी है ना। उसी के क्रम में थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए ये बिफोर पर्टर्बेशन है या आफ्टर पर्टर्बेशन, मतलब ये कि जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ उसके बाद में ये जो नॉर्मल वेव्स हमें प्राप्त हो रही थी उनमें चेंज आता है। ये चेंज अच्छा क्यों आता है? बिकॉज हमने ऑप्टिकल केबल, मान लीजिए ये एक अर्थ का बड़ा सा ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए इसे आप कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट, ऐसे मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है। इसमें आप ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंसर, इन सारी चीजों को लगा देते हैं, और लेजर पल्स के माध्यम से लाइट इनमें बह रही है, इन केबल्स में, ठीक है। सेंसर जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो वैसी कंडीशन में अगर कोई प्लेट मूवमेंट होगा तो सेंसर को उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। और सेंसर को पता चलेगा तो यहाँ पर जो हमें पल्सेस प्राप्त होती हैं, देखो वेव इनको नहीं बोलते, इनको पल्सेस बोलते हैं। पल्सेस का मतलब क्या है? जो वेव में चेंजेस होते हैं वो पल्स हैं, ठीक है। तो पल्सेस हमको प्राप्त होती हैं, उनमें डिफरेंस आएगा और हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर ये पल्सेस ओरिजिनेट होती हैं, जिसकी वजह से हमें पहले से ही आइडिया हो सकता है कि अर्थक्वेक कितनी देर में आने वाला है। ये कुछ मिनट पहले हो सकता है, कुछ घंटे पहले हो सकता है, और अगर स्लो मूवमेंट है तो वो कुछ दिन पहले भी हमें अर्थक्वेक का पता चल सकता है, ठीक है। ये मेरी जो लैंग्वेज उसको ध्यान में रखना कि मैंने किस लैंग्वेज से आपको बोले है। यूपीएससी अगर इस लैंग्वेज को चेंज करेगा तो भी ये बात गलत हो जाए, फिर आप बोलोगे सर ने तो बोला था कि नहीं।
इसमें एक निश्चित तौर पे सभी भूकंप एक हफ्ते पहले पता चल जाएंगे, नो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि सभी भूकंप एक हफ्ते पहले पता चल जाएंगे, सभी भूकंप एक दिन पहले पता चल जाएंगे, नो। ये डिपेंड करेगा कि प्लेट का मूवमेंट किस रेट पर है, प्लेट का मूवमेंट किस, उसका रेट क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए सडन है तो आपको 5 मिनट पहले पता चल सकता है, ऐसा हो सकता है 10 मिनट पहले ही पता चला, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, पहले क्यों पता चलेगा? बिकॉज प्लेट का मूवमेंट चाहे जितना तेज हो, वो लाइट के मूवमेंट के आसपास भी नहीं होगा। लाइट का मूवमेंट जो है वो प्लेट के मूवमेंट से बहुत तेज होता है, बहुत तेज। तो आपको सिग्नल पहले मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और चीजें देख लेते हैं। एंड यूरोपियन जियो साइंस का ये जर्नल है, जिस पर कि, हाँ, यूरोपियन जियो साइंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो ये जिस पे मैंने टच किया है यूरोपियन जियो साइंस यूनियन का ये जर्नल है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि क्या। देखो इस तरह से जब प्लेट के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं तो ये इमेजेस हमको मिल जाएंगी अपने पास। ये इमेज आपने देख ली है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पर यहाँ पे हमें पल्सेस अलग अलग प्राप्त होते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज जितनी मैं बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन उससे सही हो जाएंगे। यूपीएससी बहुत गहरा जाएगा तो भी, क्योंकि यूपीएससी आपसे इंजीनियरिंग लेवल पे जाएगा तो भी इंट्रोडक्टरी लेवल पे जो इंजीनियरिंग का डेटा आप या स्टोरी आपको बताते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत डीप उससे ज्यादा जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यूपीएससी उतना डीप कभी गया ही नहीं कि जितना डीप मैंने आपको ना बताया। इंपॉर्टेंट है ये बात, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये जो डिफरेंस ऑफ पल्सेस है, ये देखिए ये कलर मैट्रिक्स है, यही कलर मैट्रिक्स चेंज होता है जिसकी वजह से हमें चीजें पता चलते हैं। और चूंकि प्रकाश डिफरेंट कलर कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, उसका एंगस्ट्रॉम कंपोजिशन अलग है, इसलिए वो हमको बता देता है चेंज इन कलर कि कहां पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो गेटिंग बैक, पीछे चलते हैं, आइए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पहले तो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, जो साइंस टेक का लेक्चर आप देख लो जाके, ये वाली बातें कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन आ सकता है या आएगा, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस एरिया में एक क्वेश्चन काफी पहले पूछा हुआ है, ठीक है। अब भी आ सकता है, क्यों? रिसर्च इस फील्ड में चल रहा है, इसलिए रिसर्च इस फील्ड में चल रहा है, इसलिए अब भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने आपसे बताया, आप कोई भी चैनल देख लो जाके साइंस एंड टेक का, इतना डीप में, इतना क्लैरिटी के साथ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप इन चीजों को यहीं पे समझो, नोट्स बनाओ और ज्यादा परेशान नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्या प्रिंसिपल है इसका, किस तरह काम करेगा, ये समझना जरूरी है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज इंपॉर्टेंट है, हाँ, एन ऑप्टिकल फाइबर इज सिलेंडरिकल डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड है। मतलब ये एक ऐसा पंप जैसा है, वेवगाइड इसलिए बोलते हैं ना, ये वेव को गाइड करता है कि वो उसके बाहर ना जाए, अगर हम टेक्निकली समझें तो, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग है। अब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब? अगर ये कंडक्टर होगा तो लाइट को बाहर आने देगा। जैसे कंडक्टर का क्या मतलब है, पहले तो आप समझ लो कंडक्टर का क्या मतलब है। जैसे स्टील टेम्परेचर का कंडक्टर है, तो जब आप उसमें चाय डालते हो स्टील के कप में, तो स्टील गर्म हो जाता है। उसको गर्मी कहां से मिली, वो एनर्जी कहां से मिली? उसने चाय की एनर्जी को चुरा लिया। तो इसका मतलब चाय कुछ ठंडी हो गई, यानी कि चाय का टेम्परेचर कुछ कम हुआ, यानी कि चाय की एनर्जी कुछ कम हुई। क्लियर? तो कंडक्टर होने का ये लॉस है। अब जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर नॉन कंडक्टिंग है, मतलब जो उसमें फोटॉन्स बह रहे हैं वो उसको कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता ऑप्टिकल फाइबर। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके अंदर फोटॉन्स बह रहे हैं वो एंड टू एंड होंगे। मतलब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को भेजे गए हैं तो जितनी मात्रा भेजी गई है लगभग उतनी मात्रा
पॉइंट ए से पॉइंट बी को पहुंचेगी। समझ आया तो ठीक, नहीं तो दोबारा सुनो, नहीं तो कमेंट करो, ठीक है। दैट ट्रांसमिट लाइट along the axis through process of total internal reflection। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। समझ लेते हैं क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे देखिए आप, when light traveling in an optically dense medium, in a dense medium it hits a boundary, वो अपने बाउंड्री को हिट करता है एट स्टीप साइड। तो जैसे कि मान लीजिए लाइट वेव है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री ऐसे स्टीप साइड, इसमें तो लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है? बिकॉज ये ट्रैवल कर रही है किसी डेंसर मीडियम, इसलिए इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका फायदा क्या होता है? जब ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जरा एक फिर समझो, जैसे मान लीजिए ये है वो चैनल, मान लीजिए ये यहाँ पे केबल मुड़ी हुई है, ऐसे देखो ध्यान से, जैसे केबल मुड़ी हुई है। अब आप जानते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा बनेगा। समझने के लिए हम ले रहे हैं कि मान लो ये लाइट का कलर है, ठीक है, ये लाइट इससे जा रही है, तो अगर ये कंडक्टर होता ना तो कुछ ना कुछ लाइट इससे बाहर निकलती, कुछ ना कुछ लाइट इससे बाहर निकलती, ध्यान दो। लेकिन चूंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये गाइड करेगा पूरे वेव को, तो ये वेव इसके बिल्कुल अंदर ऐसे पास करेगा इस तरह से। और क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हाँ अपना कलर, यस, द फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर, इस फाइबर में कोर होते हैं, सराउंडेड बाई क्लैडिंग लेयर। देखो एक कोर होता है, वो कोर जैसे मान लीजिए केबल है, अगर आप इस केबल को इस जगह से कट कर दो, ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक और कोर होता है, ठीक है। ये कोर है और ये कोर के बाहर वाले को हम क्लैडिंग लेयर कहते हैं। ये एक या एक से अधिक लेयर हो सकते हैं और कोर अपना अलग है, ठीक है। अब इनकी मेथड्स को समझने के लिए हम एक एक चीज को समझते हैं कि क्लैडिंग लेयर क्या है। पहले यहां पे आओ, क्लैडिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज वन और मोर लेयर। तो प्री के लिए आप जानो कि ये एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी लेयर हो सकते हैं, ऑफ मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, इन एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ कोर मटेरियल। अब कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है, वो डेंसर मीडियम है, इसीलिए जब भी कोर से बाहर लाइट जाएगी, ध्यान दो, मान लीजिए ये कोर है, ठीक है, और ये क्लैडिंग लेयर्स हैं ऊपर वाले, ये क्लैडिंग लेयर्स हैं, ये कोर है, ये क्लैडिंग लेयर है और ये कोर है। तो जब भी मान लीजिए लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा भी रही है तो उससे टकरा के पूरी तरह से कोर में आएगी, अगर इधर जा रही है तो फिर पूरी तरह से कोर में आएगी। तो लाइट ऐसे वेव के माध्यम से अपने कोर में ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है, जिसका मतलब क्या है कि लाइट जब भी किसी डेंस मीडियम में प्रोपोगेट होती है और वो किसी लेस डेंस मीडियम में जाती है तो उसका कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसलिए आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। फिर से देखते हैं, द फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर सराउंडेड बाय क्लैडिंग लेयर, बोथ ऑफ विच आर मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो जो अब प्री में अगर ये पूछा जाए कि क्लैडिंग लेयर कहां होता है, कोर के बाहर होता है। ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो अगर हम मान लीजिए दो लेयर बना दें, तो ये कोर है और ये क्लैडिंग लेयर है, ठीक है। जो दोनों बने किससे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बने हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम क्या है वो यहां पे हम देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब जिसके आर पार वेव नहीं जा सकती। ये वेव के आर पार जाने में एक बैरियर का काम करता है, तो उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो एक ऐसा मीडियम है
जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव को पोलराइज कर देता है। तो पोलराइज कर देता है तो वो जो उसका मैकेनिज्म ऐसे है ना, वो फिर ऐसे होने लगता है, मतलब एक सरफेस में आ जाता है। ये 360 डिग्री है, इसमें टू डायमेंशन है, एक ये और एक ये, बस इसमें तीनों डायमेंशन है। इसमें कौन कौन से, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल, इसमें तीनों हैं। इसमें आप वर्टिकल को खत्म कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कैलकुलेटेड बाय, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो अपने आप में मैक्सिमम है। निर्वात में, वैक्यूम मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज है। तो डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आप देख रहे हैं उसको अगर डिवाइड कर दीजिए, उससे आप डिवाइड कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, तो आपको पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना है। टू कन्फाइन द ऑप्टिकल सिग्नल इन अ कोर, देखो हम क्या चाहते हैं, ये जो ऑप्टिकल सिग्नल हैं ये कोर के अंदर ही रहें। आपके लिए क्या चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मस्ट बी ग्रेटर देन क्लैडिंग। जो क्लैडिंग लेयर है, ये क्लैडिंग लेयर है, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए किसका, कोर का। क्यों, जब क्लैडिंग उसमें आएगा तो जैसे मान लो, फिर से समझो कि ये लाइट ऐसे पड़ता है, अब ये ज्यादा डेंस मीडियम से आ रही है, जब भी ये किसी ऐसे उसमें टकराएगी क्लैडिंग लेयर पे जिसका मीडियम लेस डेंस है, तो ये उससे भी ज्यादा टिल्टेड लेयर में वापस आ जाएंगे और ये ऐसे ऐसे मीडियम में मूव करते रहते हैं। तो ये हमारा कोर है बेसिकली। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी ये और आएगा। एक बात और समझ लो, द क्लैडिंग काजेस लाइट टू कन्फाइन इनटू अ कोर। जो क्लैडिंग है, ये बाहर वाली लेयर है, अभी हम सब दिखाएंगे आपको, ठीक है, वो ये इंश्योर करती है कि लाइट अपने कोर में ही रहे, कोर से बाहर मत जाए। बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग लेयर। ठीक है, नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। चलो देख लो, अपना सारा भ्रम क्लियर करो। सिर्फ आपको इस बात पे ध्यान देना है, एक मिनट। हाँ ये हो गया, ये हो गया, इस पे ठीक है, इस पे ध्यान दो। ये क्लैडिंग लेयर है और ये कोर है, इन दोनों बातों में ध्यान दो। आपकी ये केबल है, किसी को ले लो, हमारा चूंकि ज्यादा और ऑब्जेक्टिव है नहीं, सिर्फ इन्हीं में बात करना है। इसमें ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये कोर है, और ये, एक मिनट, ये क्लैडिंग लेयर है। ये एक से अधिक लेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लैडिंग लेयर क्या इंश्योर करता है कि जो लाइट है वो कोर में ही रहे, क्यों, कोर ज्यादा डेंस है। बने किस चीज से हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते, ठीक है, और बस मीडियम की बात है। बने किसी से, जैसे शीशा, लेड, प्लास्टिक, इन चीजों से बने हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो में होता नहीं, फोटॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, बस ये बात है, डेंसिटी का डिफरेंस है, कोर की जो डेंसिटी वो ज्यादा है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर इसको यहां से आप ये इस तरह से अनुप्रस्थ काट करो इसका, ठीक है, ट्रांसफर के तौर पर आप इसे कट कर दो। चलो एक मिनट, ये केबल है आपका, इसको हम ऐसे काट, इस तरह से कट कर देते हैं। आप जरा ध्यान से देखो, तो ये शेप, ये जो पॉइंट है वो इस तरह से दिखाई देता है। मतलब ये जो कोर है इसमें भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं इस कोर में। इसकी वजह से लाइट पूरी की पूरी पास होगी, वो कहीं भी जरा भी वेस्ट नहीं होगी। मतलब लाइट की बीम अगर पूरी की पूरी पास होगी तो सिग्नल जो है वो पूरी तरह पास होंगे। तो डेटा है जो आपको जीबीपीएस, टीबीपीएस, केबीपीएस डेटा है, यानी कि जो केबीपीएस है ये आपका अप्रोक्सीमेट पूरा, ठीक है, किसी दूसरी टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज के कारण डेटा लॉस हो तो अलग बात है, अदरवाइज ऑप्टिकल फाइबर इस बात के लिए कैपेबल हैं ये कंप्लीट डेटा एंड टू एंड, ए टू बी, एंड टू एंड ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस।
आई होप ये थोड़ा समझ में आया। ठीक है, नेचर में भी इसके बारे में देखो, हमने इंपॉर्टेंट यूरोपियन जियो साइंस के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बार बार आर्टिकल्स आ रहे हैं। नेचर दुनिया का, नेचर और एनसीबीआई दुनिया के दो बहुत पॉपुलर जर्नल हैं जिनमें कुछ भी छपता है तो पूरी दुनिया में, इवन यूपीएससी तो छोटे छोटे एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स में वो आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। आइए पहुंचते हैं नेचर जर्नल में और देखते हैं इस चीज को भी। यस, अगर आप इस चीज को और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम थे, इस बारे में हमने बात कर ली है, ये इमेज आपने देख ली है। जैसे मैंने बोला था कि हम जितने भी रेपुटेड जर्नल्स हैं उन सबके डेटा कवर कर रहे हैं, सो यू कैन हैव हियर। और वो किस तरह से काम करता है, अगर आप उसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं सो आप इसमें देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्यों इसमें डेटा लॉस लीस्ट है। ठीक है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए, एक्सपेरिमेंट आप इसमें पढ़ सकते हैं, बट इस लेवल से ज्यादा जानना आपके मतलब का है नहीं, ये सब इंजीनियर्स के लिए है, सो लीव दैट। आइए, हाँ ये हमने देख लिया है, हम समझ रहे थे प्रिंसिपल को। उसमें हमने बात करी थी कि एक ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर होता है, कोर के अलावा क्लैडिंग लेयर होती है। थोड़ा आपको समझ आया, थोड़ा नहीं आया, हमने कहा कोई बात नहीं, जो चीज नहीं आया वो हम फिर देख लेंगे। ये है वो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का जो पॉइंट आपने कट किया था वो ये है, और जो 1 है ये कोर को दिखाता है, ये कोर है। इसकी मोटाई कितनी है, 8 माइक्रोमीटर। इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर कैसे चेक करते हैं, ऐसे, ये जो है ना, ये डायामीटर है कितना, 8 माइक्रोमीटर है केवल इसका। क्लेडिंग लेयर ये 2 में दिखाता है, ये क्लेडिंग लेयर है, यानी कि ये वाला पार्ट क्लेडिंग लेयर। ठीक है, 125 माइक्रोमीटर, उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मली इससे ज्यादा ही होता है। फिर बफर, ये 3 पॉइंट है, ये बफर को शो करता है। ऐसे बफर का कोई रोल नहीं है, बस क्लेडिंग लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और क्लेडिंग लेयर से बाहर कभी भी कोई, वैसे तो जाता ही नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से, बट कोई भी लाइट बीम या कोई भी सिग्नल इस वजह से बाहर जा सकते हैं कि अगर क्लेडिंग लेयर ये डैमेज हो जाए तो डैमेज प्रिवेंट करने के लिए बफर होता है। और उसके ऊपर ये जैकेट होती है जो काली कलर की केबल में आप देखते हो, ये 400 माइक्रोमीटर के आसपास होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं। ब्लैक कलर की जो केबल है वो ये बफर है, 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर होता है। चलिए इस प्रिंसिपल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। द बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग लेयर में आइदर बी अब्रप्ट, स्टेप इंडेक्स, ग्रेजुअल या ग्रेडेड इंडेक्स। कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल बात है। मतलब ये कि ये जो बाउंड्री है इनके बीच में, ये ऐसी यूं स्मूथ नहीं होती, ये ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, ऐसे बहुत 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 ये माइक्रोमीटर में स्ट्रक्चर होता है, बहुत माइक्रोमीटर में, 1 to 2 माइक्रोमीटर। क्यों? क्योंकि कोर से जो लाइट है, लाइट तो वेव के फॉर्म में चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे तो चलती नहीं है ना। जो ऐसे चलती है इसका मतलब ये है कि ये कोर के बाहर निकलेगी, किस में टकराएगी, क्लेडिंग पे। क्लेडिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये स्टीपनेस का काम करेगी। ये स्टेप लाइट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्टेप लाइट का मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह से भी हो सकता है। ये आपकी केबल ऐसे बनेगी तब। तो स्टीप ऐसे, अब मान लीजिए कोर से ये लाइट की बीम ऐसे टकराई, तो चूंकि स्टीप स्ट्रक्चर है तो उससे भी ज्यादा एंगल पे ये वापस फिर कोर की ओर जाएगी, और फिर वो क्लेडिंग पे लेयर पे टकराएगी, फिर कोर पे। तो इस तरह से ए टू बी में वो आराम से ए टू बी में पूरा डेटा ट्रांसफर करेगी। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई भी बात आप ये ना बोलो कि मैंने रिवाइज नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गया। वो ग्रेजुअल स्टेज में हो सकती है या ग्रेडेड इंडेक्स में भी हो सकती है। ठीक है, ग्रेडेड का मतलब ऐसा मोटा पतला कहीं पे ऐसे, और ग्रेजुअल मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो बताने का पर्पज है वो ये कि आप पूरी तरह ये बात समझ लो कि क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाता है ऑप्टिकल फाइबर में। लाइट कैन बी फेड इनटू ऑप्टिकल फाइबर्स। लाइट को आप ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भेज सकते हो। कैसे? लेजर के माध्यम से, एलईडी से, दोनों तरीके से। अब आप अपने घर में ऑप्टिकल फाइबर की केबल उठाओ, वो चाहे जितनी लंबी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसके एक सिरे पे आप अपने मोबाइल की टॉर्च से लाइट ऐसे मारो, आप पाओगे कि दूसरे सिरे पे वो लाइट आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा लॉस नहीं है, मतलब फोटॉन्स को लॉस नहीं है, इसलिए केबल चाहे जितनी लंबी हो वो लाइट दूसरे टाइम में पहुंचेगी। आपने आजकल देखे होंगे कि मेलों में ऐसे छोटे छोटे पॉट्स रखे होते हैं, उनमें कई सारे ऐसे वायर्स होते हैं, इसमें छोटा सा एक सेल लगा होता है और इसके सारे वायर्स के पॉइंट बस जल रहे होते हैं, बस ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल है। और वो जो वायर्स आप देखते हो ना, ये प्लास्टिक के वायर्स होते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक के वायर्स। ये फाइबर इम्यून होते हैं किससे? इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से फ्लो करते हैं, इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कंडक्शन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता ही नहीं है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर इम्यून फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, देयर इज नो क्रॉस टॉक। मतलब ये कि ऑप्टिकल फाइबर्स में किसी तरह से बीच से भी कोई डेटा लिया नहीं जा सकता। उसकी वजह मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर है इसका, एक मिनट ये एक बार फिर से देख लो, ये अगर कोर है तो इसमें जो डेटा फ्लो होगा ना बस एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको बीच से इंटरसेप्ट किया ही नहीं जा सकता। उसके पीछे इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर, ये अनुप्रस्थ काट है किसी तार का। इसमें अगर ये छोटे छोटे पोर्स आपको जो दिख रहे हैं, जब लाइट का फ्लो इसी तरह पे इधर से इंटरसेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मान लो, आप ये ज्यादा दिमाग लगा लो कि आपने अपने केबल में गए और कोर में जाके अपनी केबल का कोर लपेट के चले आए, बांध के चले आए, सीधी बात, तो क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? तो सीधी रेखा में चलेगा, इधर की तरफ आएगा ही नहीं आपकी तरफ। समझ में आया कि नहीं? वो ऐसे ऐसे वे में जरूर चलता है, लेकिन वो रहेगा सीधा ही रहेगा, इस कोर के अंदर ही, इस कोर के बाहर जाएगा ही। इसलिए 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 प्री के पॉइंट है सब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रीलिम के लिए, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो क्रॉस टॉक पॉसिबल, ठीक है, बिटवीन द सिग्नल्स, नो पिकअप एंड एनवायरमेंटल नॉइज, क्योंकि वो जो आपके फोटॉन्स का फ्लो है, जो आपका लाइट का फ्लो है, वो बाहर से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा किसी से, तो इसमें नॉइज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए इसमें डेटा स्पीड बहुत तेज आती है, डेटा स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह है कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा, ट्रैवलिंग यानी कि जो बह रहा है इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, इज इवन इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक पल्स है, मैग्नेटिक पल्स बाहर से उसको वेव मोशन में चेंज कर सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, हाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की जो ई चार्ज है प्लस माइनस, इनको अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको रिवर्बरेशन ज्यादा मिलने लगेगा, वो भी इसमें नहीं होता। रीजन ये कि जो लाइट का नेचर है वो सीधे बहने का है और वो कोर के बाहर नहीं जा सकता। अगर आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को, अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को किसी न्यूक्लियर डिवाइस से भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बहुत पावरफुल पल्स आप क्रिएट करोगे, नो चेंज, नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगा, चाहे आप कोई न्यूक्लियर डिवाइस यूज कर लो, ज्यादा पावरफुल फोर्स इस्तेमाल कर लो तो भी नहीं। आई थिंक इतना काफी है आपके लिए, है ना। सो एक छोटा सा वीडियो है, ये 3-4 मिनट है, आपको ये देखना है। ये जो स्टोरी हमने पूरी डेवलप करी, ये आपके दिमाग में पूरा पिक्चर एक बार बन जाए तो आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बिलीव मी, आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन सही होंगे। आइए एक छोटा सा क्लिप है, इसे देखते हैं, 2 से 3 मिनट आपको देखना है बस, ठीक है। सो हैव पेशेंस एंड हैव फन, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे उनको लिखना है। चलिए। Around the world, optical fiber is the backbone of today's most advanced telecommunications networks. Fiber is assembled into optical cables that link continents, cities, and neighborhoods around the world. This thin, flexible strand of ultra-pure glass is capable of carrying voice, data, and video information in the form of light signals at very high speeds. Let's take a closer look at this revolutionary transmission medium. Optical fiber is very thin.
strand is about the diameter of a human hair. It is comprised of two basic elements made of glass, the core and the cladding. The core, the center part of the fiber, is the area through which the light signals are transmitted. The cladding layer completely surrounds the core, keeping the light from escaping. There are two different types of fiber, single mode and multi-mode. Single mode fiber has a small core diameter designed to carry light in a single path over long distances. It has high information carrying capacity and low attenuation, and is the most widely deployed optical fiber in the world. Multi-mode fiber has a larger core, which allows light to travel down many paths simultaneously. Typically, multi-mode fiber is deployed in data centers, local area networks, and storage area networks, where it is more cost-effective than single-mode fiber. Corning invented the first low-loss fiber in 1970 and has continued to deliver significant performance improvements for the past 40 years through continuous innovation. Three key attributes that can limit the speed or information carrying capacity of the optical fiber are attenuation, dispersion, and bend-induced loss in the form of macrobending and microbending performance. Attenuation refers to signal loss along the length of the fiber. In this illustration, the light gets dimmer as it travels down the fiber. It can be caused by the quality of the glass itself, or can be induced by bending. Dispersion is the distortion of a signal along the fiber length. This occurs because different spectral components of the optical signal in the optical fiber travel at different speeds. In this example, different wavelengths are represented by the red and yellow light. Macrobending and microbending are optical effects that occur when the fiber is bent from a straight axis. Microbending is an attenuation increase caused by high-frequency, small-radius bends along the length of the fiber. Macrobending is the attenuation associated with bending or wrapping the fiber. Both of these conditions can allow light to leak out of the fiber. यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो अगर इसमें अगर ये मैक्रो बेंडिंग है और इस ऑप्टिकल फाइबर में, जैसे कि बताने की कोशिश कर रहा है कि सॉरी ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें आप देखिए कि कोई भी लाइट की जो बीम है ये कोर के अंदर रह रही है, ये बाहर नहीं जा पा रही किसी तौर से, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। और इसमें आप देखेंगे तो चूंकि ये एक स्टैंडर्ड फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, तो इसमें क्या है कि आप देखो थोड़ी थोड़ी लाइट ये बाहर जा रही है। जब भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो लाइट सीधे डायरेक्शन में चल रही थी, स्ट्रेट चल रही थी, जैसे ही वो कर्व आता है तो चूंकि लाइट स्ट्रेट चल रही तो कोई कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट फिल्टर करके वो बाहर जा रही है, तो इससे आपका डेटा लॉस होगा, इससे आपकी सिग्नल कमजोर पड़ेंगे, ठीक है। ये देखना था। इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आपका जो है स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर है। चलिए, meaning some of the original signal is lost. Using a bend-insensitive fiber like Corning ClearCurve single-mode or multi-mode fiber will greatly reduce the loss caused by macrobending. Optical fibers operate on the principle of total internal reflection, which keeps the light within the core and guides it down the length of the fiber. Refraction refers to the bending of light as it passes from one substance to another. The glass used in the fiber's core has a higher refractive index than the glass used in the cladding, so that the light can be trapped in the core by reflection at the cladding interface, as it propagates down the length of the fiber. Two additional characteristics of single-mode fiber that are important are cutoff wavelength and mode field diameter. Cutoff wavelength is the wavelength above which a fiber will support only a single mode. Wavelengths below the cutoff support two or more modes. The cutoff wavelength is determined by the fiber's refractive index profile, the length and bend of the fiber, as well as the cabling process and deployment conditions encountered during use. In a single-mode fiber, some of the optical power is actually guided outside the core. In fact, as much as 30% of the light propagates in the cladding layer of some fibers. The mode field diameter defines the size of the optical power distribution in the fiber. Multi-mode fiber has two important characteristics, numerical aperture and core size. Numerical aperture is the measure of the angular range of acceptance of light into a fiber. The angle over which a fiber accepts light depends on the refractive indices of the core and cladding glass. Core diameter is a fundamental design parameter of multi-mode optical fiber. The larger the core, the more modes of light can propagate through the fiber.
Multi-mode fiber has a much larger core size than single-mode fiber. Optical fiber is strong, flexible, and reliable. Inch for inch, it's stronger than steel and more durable than copper. Fiber offers excellent signal performance over a wide range of environmental conditions. Since fiber carries light instead of electricity, it is unsusceptible to lightning strikes or electrical faults, and, unlike copper, it does not corrode or rust. As a result, fiber reduces maintenance costs and has a proven record of reliability in the field. In fact, it is common for customers to report to Corning that cables installed in the late 1970s or early 1980s are still in use today. Optical fiber is cost-effective, durable, and scalable, has low attenuation, and it features the secure transmission for high-speed transmission of data and applications. Learn more, visit our website for सो उसने सिंगल मोड और मल्टी मोड की जो बात करी उसमें सिंपल सी बात इतनी है कि जो मल्टी मोड डायमीटर था तो उसमें कोर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसमें जो ऑप्टिकल लॉसेस हैं वो मिनिमल है या ज़ीरो है, और सिंगल मोड में थोड़े बहुत लॉसेस पॉसिबल हैं अप टू 30%, ये बताने की कोशिश की है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे इसने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल टू, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है तो उसकी वजह से ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन में जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसी वजह से इसका जो यूज है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बस ये नेक्स्ट में अगर हम ये देखते हैं तो अगला लेक्चर आपका जो आएगा वो डार्क वेब एंड डीप वेब पर होगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन में ये था कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर, इट कैन बी यूज्ड इन अर्थक्वेक डिटेक्शन। आपने देख लिया है, आई होप कि आप कर पाए होंगे। MRI मशीन्स में यूज होता है, सही है। लेस यूजफुल इन पावर ट्रांसमिशन, अगर हाँ इलेक्ट्रिसिटी को अगर भेजना है तो विद्युत पारेषण में ये लेस यूजफुल है, ठीक है, तो ये भी सही है। कैन बी यूज एज बायोसेंसर, ये भी सही है, सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और यू कैन टेक्स्ट अस ऑन ईमेल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।